Once again, I welcome all of you to my online class on Political Science 12th Standard. And today's topic is bicameral legislature, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका. And subtopic is arguments in favor and against of bicameral legislature. द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष में तर्क. First of all, we must know what is bicameral legislature. A legislature where there is two houses, lower house and upper house. Such type of house is called bicameral legislature. Here is example of bicameral legislature. British legislature, and British legislature is known as parliament like India. In that house, it has two houses. One is House of Commons, that is lower house, and another one is House of Lords, that is upper house, like in India, Rajya Sabha. First point of in favor of bicameral legislature. द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क. उसमें पहला जो तर्क है, सोच समझकर कानून बनाना. Well thought out law making. द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में कोई भी कानून सोच समझकर पारित किए जाते हैं. क्या करके पारित किए जाते हैं? सोच समझ करके पारित किए जाते हैं. प्रत्येक सदन अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग रहते हुए विधायक को पारित करते हैं. प्रत्येक सदन अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग रहते हुए विधायक को पारित करते हैं. उन्हें मालूम रहता है कि यदि पारित कानूनों में किसी प्रकार की कमजोरियां होगी तो द्वितीय सदन में उसका विरोध अवश्य होगा. इसलिए दोनों सदन कानूनों को सोच समझ करके पारित करते हैं ताकि द्वितीय सदन में उसे विरोध का सामना ना करना पड़े. ये इनका पहला लाभ या पक्ष में तर्क. Here you can see that on the screen. हमने लोकसभा और राज्यसभा का चित्र दिखाया है. लोकसभा में विधायक के ऊपर में चर्चा होती है और उसे द्वितीय सदन में भेजा जाता है और फिर द्वितीय सदन वाले विधायक के
ऊपर में चर्चा करते हैं, फिर वहाँ से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति जब तक उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं देते हैं तब तक वह विधायक कानून का रूप धारण नहीं कर सकती है। यदि एक सदन होते हैं तो प्रथम सदन में ही चर्चा होंगी और चर्चा होने के बाद में उसे हस्ताक्षर के लिए तुरंत राष्ट्रपति या सम्राट है या चांसलर है उनके पास भेज दिया जाता है। Here is example of bicameral legislature, and this is American legislature. In America also there is two houses, House of Representatives and the Senate. You can view that in the picture in House of Representatives and House of Senate. Their representatives, they are busy in discussing on the bill. In Senate also all the representatives are busy in discussing on the bill. इस तरह से यहाँ डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के बाद में उसे पारित करके कांग्रेस के पास भेज दिया जाता है। कांग्रेस वहाँ का जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहा जाता है और कांग्रेस पारित करती है विधायक को और विधायक को पारित करने के बाद में प्रेसिडेंट के पास उसे हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज प्रिवेंशन ऑन डेस्पोटिज्म, निरंकुशता पर रोक या द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का दूसरा लाभ या पक्ष में तर्क। दो सदन होने से एक सदन दूसरे सदन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगा सकती है, अर्थात सदन कानून पारित करने में मनमानी नहीं कर सकती है। सदन अपनी इच्छा से कोई भी कानून पारित नहीं कर सकती है। इससे नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा होती है। थर्ड पॉइंट, नेसेसरी फॉर फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार के लिए आवश्यक, संघीय सरकार के लिए आवश्यक। संघीय सरकार, जहाँ पर संघीय सरकार है वहाँ दो सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरा राजकीय सरकार। यदि दो सरकारें होती हैं तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का होना आवश्यक है। प्रथम सदन नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है एवं द्वितीय सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यों का प्रतिनिधित्व होना भी आवश्यक होता है क्योंकि सभी राज्यों की स्थिति या समस्या एक जैसे नहीं होती है, नहीं हो सकती है। इसलिए अलग अलग राज्यों का अलग अलग प्रतिनिधित्व होना भी आवश्यक होता है। अलग शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि प्रथम सदन राष्ट्रीय हितों पर ध्यान रखेगी एवं द्वितीय सदन क्षेत्रीय हितों पर ध्यान रखेगी। इससे दोनों हितों में समन्वय आ सकते हैं। दोनों हितों का अर्थ है क्षेत्रीय हित एवं राष्ट्रीय हित। फोर्थ पॉइंट इज एसेंशियल फॉर मॉडर्न गवर्नमेंट्स, आधुनिक सरकार के लिए आवश्यक।
वर्तमान समय में सरकार के कल्याणकारी कार्यों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। एक सदन को कानून बनाने के अलावे सारे कार्यों को कुशलतापूर्वक संपादित करना होता है, लेकिन कार्यों की वृद्धि के कारण ऐसा करना एक सदन के लिए संभव नहीं होता है। इसलिए दो सदन होने से सरकार के ऊपर दबाव कम हो जाते हैं और सरकार के जो अन्य कार्य हैं उन कार्यों को कुशलतापूर्वक संपादित कर सकती है। नंबर 5, received सर्विसेज ऑफ वेल एक्सपीरियंस्ड पीपल। सुयोग्य व्यक्तियों की सेवाओं की प्राप्ति। प्राय योग्य अनुभवी व्यक्ति दलबंदी यानी कि पार्टी पॉलिटिक्स और निर्वाचन से दूर रहना चाहते हैं, पर देश की सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान भी देना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए द्वितीय सदन एक अच्छा सुनहरा मौका प्रदान करती है। द्वितीय सदन में ऐसे व्यक्तियों को सरकार के द्वारा या राष्ट्रपति या तो सम्राट या तो किंग के द्वारा मनोनीत कर दिए जाते हैं और मनोनीत होने के बाद वे व्यक्ति सदन के सदस्य बन जाते हैं और जिस तरह से अन्य सदस्यगण देश की सेवा में अपना योगदान देते हैं, उसी तरह से ये व्यक्ति भी अपना अनुभव के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर देश को अपनी सेवा प्रदान करते हैं। जैसे खेल के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। सिनेमा जगत के क्षेत्र में या तो विज्ञान के क्षेत्र में, इस तरह से बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं जो कि पार्टी पॉलिटिक्स पर विश्वास नहीं रखते हैं लेकिन देश की सेवा करना चाहते हैं। तो उनके लिए द्वितीय सदन एक सुनहरा मौका प्रदान करती है। अगला जो पॉइंट है, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट बाइकैमरलिज्म। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में तर्क यानी कि अगेंस्ट। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में तर्क। एंड फर्स्ट पॉइंट इज अननेसेसरी, अनआवश्यक। एक फ्रांसीसी विचारक है जिसका नाम है एबिसेज के अनुसार कानून जनता की इच्छा है। जनता की एक ही समय में तथा एक विषय पर दो विभिन्न इच्छाएं नहीं हो सकती, अथवा जनता को प्रतिनिधित्व करने वाली परिषद अवश्य रूप से एक ही होनी चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि देश एक है, देश में रहने वाले नागरिक एक हैं और उसके आधार पर देश के लोगों को प्रतिनिधित्व
देने वाला या प्रतिनिधित्व करने वाला सदन भी एक ही होना चाहिए। यदि जनता की जो इच्छा है, यदि दो सदन होंगे तो जनता की जो इच्छाएं हैं अलग अलग हो सकते हैं, और जब जनता की दो इच्छाएं होगी तो उन इच्छाओं के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है या मतभेद होने के आसार बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए दो सदन का होना आवश्यक नहीं है। जनता, देश एक है, जनता एक है, तो सारी जनताओं की इच्छा भी एक होनी चाहिए। यदि दो सदन होंगे तो इच्छाएं अलग अलग हो सकती हैं और उसमें मतभेद आ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, धन की अव्यय में वृद्धि। यह स्वाभाविक है, दो सदन होने से जो खर्च हैं उन खर्चों में वृद्धि होती है। एक सदन होंगे तो खर्च कम होंगे, यदि दो सदन होते हैं तो उनमें खर्च ज़्यादा होगी। और जब खर्च ज़्यादा होते हैं तो इन खर्चों की जो भरपाई है, खर्चों की भरपाई सरकार अतिरिक्त कर लोगों के ऊपर में लगाती है, और इससे क्या है, चीज़ों के दाम में वृद्धि होती है और जनता के ऊपर में दबाव आती है। तो इसीलिए ये नेसेसरी नहीं है कि दो सदन का होना है। ये अननेसेसरी जो हमारा खर्च है उसको बढ़ाती है। यदि खर्च कम होते तो उन पैसों से हम देश के विकास में लगा सकते हैं, उन पैसों से हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज अननेसेसरी राइवलरी, संघर्ष की संभावना। विद्वान है जिसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका एक ऐसी गाड़ी के समान है जिसके दोनों सिरों पर एक एक घोड़ा हो और वे दोनों घोड़े गाड़ी को दो विरोधी दिशाओं में खींचने की प्रयत्न कर रहे हो। कहने का अर्थ है, यदि दो सदन होते हैं, दोनों सदनों का जो उद्देश्य है एक है और एक होना भी चाहिए, लेकिन दो सदन होने की वजह से दोनों सदनों में जो जनता की इच्छाएं रखी जाती हैं, जनता की इच्छा पेश की जाती है, वे अलग अलग हो सकते हैं। और जब जिस तरह से एक गाड़ी को दोनों तरफ से यदि खींचा जाता है, दोनों ओर से गाड़ी को खींचा जाता है, तो गाड़ी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ठीक उसी प्रकार यदि दो सदन होते हैं तो दोनों सदन जनता की इच्छाओं को पारित करते हैं, और पारित करने के समय इच्छाओं में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है, और जब मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है तो दोनों सदनों में संघर्ष की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। नंबर 4 इज डिले इन लेजिस्लेशन, कानून बनाने में विलंब। विधायक को कानून का रूप देने में दोनों सदन की सहमति आवश्यक होती है। यदि कोई भी विधायक को कानून का रूप देना होता है तो दोनों सदनों की सहमति उसमें अनिवार्य होता है। लेकिन विधायक को
दोनों हाउस में पारित करना होता है। यदि विधायक को या बिल को प्रथम सदन में पेश किया गया, वहाँ पर चर्चाएं होगी। उस बिल के ऊपर में चर्चा होने के उपरांत उसे द्वितीय सदन में चर्चा के लिए भेज दिया जाता है। द्वितीय सदन वाले उस बिल के ऊपर में, उस विधायक के ऊपर में चर्चाएं करते हैं और चर्चाएं करने के बाद पारित करके उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। और जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह विधायक या बिल कानून का रूप धारण कर लेती है। तो यह जो प्रक्रिया है, एक सदन से द्वितीय सदन या द्वितीय सदन से प्रथम सदन, तो इसमें थोड़ी सी समय ज़्यादा लगता है। और जब समय और भी ज़्यादा लग जाता है जब दोनों हाउस में बिल को लेकर के असहमति होती है या बिल के ऊपर में दोनों हाउस की सहमति नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में प्रक्रिया और लंबी जा सकती है। अनडेमोक्रेटिक, नंबर 5, अप्रजातंत्र कहा जाता है। व्यवहारिक में उच्च सदन का चुनाव पूंजीपति, जमींदारों, व्यापारियों के इशारे पर किए जाते हैं। जितने भी प्रतिनिधिगण द्वितीय सदन में जाते हैं वे सभी लोग पूंजीपति, जमींदारी या व्यापारियों के इशारे पर चुने जाते हैं। जब वे लोग चुने जाते हैं उनके द्वारा, तो वे लोग उनके इशारों पर काम करने लगते हैं। तो यहाँ जो चुनने की जो प्रक्रिया है या मनोनीत करने की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया प्रजातंत्र सिद्धांत के विरोध में है। प्रजातंत्र में क्या होता है कि जनता जिसको चुनेगी वही व्यक्ति सदन का सदस्य बन सकता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि मनोनीत किया जाता है। मनोनीत किया जाना, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं, तो वे तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जनता तो उसको नहीं चुनी है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि यह जो थ्योरी है, यह डेमोक्रेसी थ्योरी के विरोध में है, इसलिए इसे अनडेमोक्रेटिक कहा जाता है। और इसमें पूंजीपतियों का, जमींदारों का, व्यापारियों का प्रभाव ज़्यादा रहता है, जो कि डेमोक्रेटिक सिद्धांत के विरुद्ध है। अंत में हम कह सकते हैं, जैसे प्रोफेसर लास्की, एक संगठनात्मक व्यवस्थापिका आधुनिक राज्य की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लेकिन कुछ देश, चीन, ग्रीस, बुल्गारिया, फिनलैंड, यूगोस्लाविया, टर्की आदि देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का विरोध किया है। यानी कि ये सभी देश एक सदन वाले देश हैं, यानी कि इन देशों में जो वहाँ की जो व्यवस्थापिका है, उस व्यवस्थापिका में एक सदन है। फिर भी बहुत सारे जो देश हैं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का अनुसरण इसलिए करते हैं क्योंकि पहले से वे लोग इसका पालन करते हुए आए हैं। और यह दूसरी बात यह है कि बहुत सारे देश जो हैं अन्य देशों का नकल करते हैं और परंपरा और नकल के कारण वे देश द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपने देश में लागू किए हैं। फिर भी कुछ सालों से द्वितीय सदन पर सुधार उन्मूलन की ओर जोर दिया जा रहा है। जैसे ब्रिटेन में कि जो वहाँ भी 2 सदन हैं, लेकिन द्वितीय सदन में बहुत कुछ सुधार की बात
हो रही है। फिर भी एक विद्वान है बलशाली, जिस जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, जिस प्रकार दो आंखें की अपेक्षा चार आंखें अधिक अच्छा देख सकती हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जहाँ पर एक सदन है और जहाँ पर दो सदन है, तो एक सदन की अपेक्षा दो सदन अच्छे ढंग से बेहतरीन तरीकों से लोगों की सेवा कर सकती है। जिस तरह से दो या चार आंखें की बात यहाँ पर कही गई है।